हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आप जानते होंगे कि 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को एडॉप्ट किया गया था और हमारे संविधान का स्थायी होना और इसकी निरंतरता एक अद्भुत तथ्य है जो एक आत्मा की तरह कार्य करके हमारे देश की पहचान को डिफाइन करता है। आइए इसकी विकास यात्रा पर नजर डाल लेते हैं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा पारित स्वराज बिल आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। इसने पहली बार विधि के समक्ष समता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को पहचाना। आगे चलकर डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ 1918 यानी 1918 का अधिकार घोषणा पत्र, जिसमें कांग्रेस ने राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड राइट टू एसोसिएशन के माध्यम से सिविल एंड पॉलिटिकल राइट की रूपरेखा को मजबूत किया। फिर कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक चेंजेस का ड्राफ्ट लाया गया, जिसने शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे बंधुआ मजदूरी एवं बाल श्रम को खत्म करने तथा फ्री प्राइमरी एजुकेशन, लेबर वेलफेयर, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस यानी संसाधनों का पुनर्वितरण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट की वकालत की, जो आज भारतीय संविधान के डीपीएसपी यानी भाग 4 का हिस्सा है। फ्रेंड्स, भारत का संविधान बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में लिखा गया था। आइए एक एक करके उन डिफिकल्टीज पर नजर डालते हैं। फर्स्ट थी भारत का विभाजन। जब भारत का विभाजन हो रहा था, जिसके चलते बॉर्डर के दोनों साइड बहुत सारे लोगों का विस्थापन हुआ। इसके साथ ही डेथ, डिवास्टेशन, वॉयलेंस एंड ब्रूटैलिटी यानी मृत्यु, तबाही, हिंसा एवं बर्बरता के मंजर देखने को मिले। सेकंड डिफिकल्टी विचारधाराओं की टकराहट थी। जब देश आजाद हो रहा था तो विभिन्न गुटों के बीच ये बहस चल रही थी कि भारत का विजन कैसा होगा, उदारवादी होगा या राष्ट्रवादी। इस पर भी बहुत लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद हुए। थर्ड थी समाज का बदलता स्वरूप। अब जानते होंगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लगभग सभी वर्गों ने भाग लिया, चाहे वहां महिला हो या पुरुष, वृद्ध हो या युवा, मजदूर हो या किसान, क्योंकि संविधान निर्माता के सामने ये चुनौती थी कि संविधान में सभी लोगों को किस तरह इंक्लूड किया जाए, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। फोर्थ थी भारत की आर्थिक स्थिति। आजादी के समय भारत में गरीबी, भूखमरी अपने चरम पर थी। देश में खाद्य असुरक्षा की स्थिति बनी हुई थी। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी जिसे बयां भी नहीं कर सकते। फिफ्थ, भारत की विविधता यानी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारत की विविधता भारत की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक पहचान जरूर है, लेकिन उस समय ये डाइवर्सिटी हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज थी, क्योंकि धार्मिक दंगे, जाति संघर्ष जमीनी स्तर पर अपना रूप दिखा रहे थे। सिक्स्थ, टूटा हुआ भारत। जब भारत आजाद हो रहा था तो बहुत प्रिंसली स्टेट में खंडित था और इसे एक सूत्र में बांधना बिल्कुल आसान नहीं था। इन सभी डिफिकल्टीज के मद्देनजर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने एक बात तो क्लियर थी, हमें इसे इस तरह फ्रेम करना है कि भारतीय संविधान न सिर्फ वर्तमान की बल्कि भविष्य में आने वाली जनरेशन के लिए भी महत्वपूर्ण हो। इसके लिए उन्होंने 3 उपायों को अपनाया। फर्स्ट, कंसेंसस यानी सर्वसम्मति, जो आपकी प्रस्तावना में झलकती है। सेकंड, क्राफ्टिंग स्किल्स यानी कार्य कुशलता शैली। यहाँ कार्य कुशलता आप संविधान की फ्रेमिंग में देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से सभी प्रावधानों को रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें भारत की बात की गई कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। उसके बाद भाग 2 में राज्य के नागरिकों के बारे में जिक्र किया गया और भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में बात की। थर्ड, विजन यानी दूरदर्शिता, जो आप पूरे संविधान में देख सकते हैं, चाहे वो राज्य के नीति निदेशक तत्व हो या आर्टिकल 142 जो पूर्ण न्याय की बात करता हो, सेपरेशन ऑफ पावर हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 13 हो या आर्टिकल 368। ये सभी प्रोविजन भारतीय संविधान की दूरदर्शिता को ही दिखाते हैं। इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी भारत का संविधान न सिर्फ टिकाऊ बना रहा बल्कि बदलते समय के अनुरूप भी अपने को ढालने की क्षमता रखता है। संविधान ने न सिर्फ आजादी के समय की लगभग सभी समस्याओं का निराकरण किया, बल्कि विश्व को फिर से ये बता दिया कि भारतीय ज्ञान प्रणाली पहले भी श्रेष्ठ थी और अब भी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।